हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। अब हम कर रहे हैं प्रबंध में नवीन प्रवृत्तियां, जो कि है पोस्ट ग्रेजुएशन से रिलेटेड टॉपिक। चलिए, प्रबंध एक गतिशील प्रक्रिया है, मतलब बदलता रहता है, वातावरण के साथ बदलता रहता है। प्रबंध में हुए कुछ नए परिवर्तनों में निम्नलिखित शामिल है: समग्र गुणवत्ता प्रबंध, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट, उद्देश्यों द्वारा प्रबंध, मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स, अपवाद द्वारा प्रबंध, मैनेजमेंट एक्सेप्शन, जोखिम प्रबंध, रिस्क मैनेजमेंट, परिवर्तन का प्रतिरोध, रेसिस्टेंस टू चेंज, व्यू रचना प्रबंध, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, उत्पादकता प्रबंध, प्रोडक्टिविटी मैनेजमेंट, प्रबंध सूचना प्रणाली, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, संघर्ष का प्रबंध, मैनेजमेंट ऑफ स्ट्रगल, परिचालन प्रबंध, ऑपरेशनल मैनेजमेंट। समग्र गुणवत्ता प्रबंध का उद्देश्य उपभोक्ता को निरंतर संतुष्टि प्रदान करना होता है। थॉम्पसन तथा स्ट्रिकलैंड के अनुसार समग्र गुणवत्ता प्रबंध व्यावसायिक व्यवहारों के समूह के प्रबंध का एक दर्शन है, जो सभी चरणों में सतत सुधार, क्रियाओं के निष्पादन में 100% शुद्धता तथा सभी स्तर पर कर्मचारियों को सशक्त बनाने पर बल देता है। मार्शल सस्किन तथा कैनथ किसर के अनुसार समग्र गुणवत्ता प्रबंध से आशय ऐसे संगठनात्मक दर्शन एवं संस्कृति से, जिसमें उपकरण, तकनीकें एवं प्रशिक्षण की एकीकृत व्यवस्था के द्वारा सतत उपभोक्ता संतुष्टि का समर्थन किया जाता है। इसमें संगठनात्मक प्रक्रिया में सतत सुधार सम्मिलित है, जिसका परिणाम उच्च गुणवत्ता उत्पाद एवं सेवा होता है। समग्र गुणवत्ता प्रबंध की विशेषताएं: उच्च प्रबंध की प्रतिबद्धता पर विशेष बल, सतत सुधार पर बल, उपभोक्ता पर केंद्रित, व्यापक प्रशिक्षण समग्र गुणवत्ता प्रबंध का आधार है। व्यापक प्रशिक्षण सतत गुणवत्ता प्रबंध का आधार है। पद्धति दृष्टिकोण पर आधारित सांख्यिकीय तकनीकों का उपयोग गुणवत्ता नियंत्रण का एक महत्वपूर्ण उपकरण है। उच्च प्रबंध का समर्थन भूमिका महत्वपूर्ण होती है, फिर भी कर्मचारियों की सहभागिता के बिना एक कार्य अधूरा रहता है। समग्र गुणवत्ता प्रबंध के सिद्धांत: डेमिंग ने समग्र गुणवत्ता प्रबंध के 14 सिद्धांत बताए। नए दर्शन को अपनाना, एडॉप्ट द न्यू फिलॉसफी। व्यापक निरीक्षण पर निर्भरता को रोकना, उत्पादन एवं सेवा की प्रणाली में निरंतर सुधार लाना, नेतृत्व की स्थापना करना, आंतरिक प्रतियोगिता को समाप्त करना, कर्मचारियों के साथ खुली संस्कृति का विकास करना, प्रशिक्षण विकास के कार्यक्रम बनाना, कार्य पर प्रशिक्षण कार्य आधुनिक रीतियों से करना, विश्वासित भागीदारी का विकास करना, समग्र संगठन द्वारा ध्यान दिया जाना, अस्थायी प्रोत्साहन के बजाय सुधार को सामान्य लक्ष्य बनाना, कर्मचारी को अनुपालन मूल्यांकन करना, संख्यात्मक अभ्यास को समाप्त करना। नेक्स्ट देखिए, उद्देश्यों द्वारा प्रबंध, मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव से। 20वीं शताब्दी उद्देश्यों द्वारा प्रबंध, तो मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव से 20वीं शताब्दी में प्रबंध की अनेक नवीन अवधारणा का विकास हुआ, जिसमें से उद्देश्यों द्वारा प्रबंध एक है। 1954 में ड्रकर ने इस विचारधारा का प्रतिपादन किया था, जिसे बाद में प्रोफेसर स्लेयर ने परिणामों द्वारा प्रबंध नाम प्रस्तुत किया। टेरी के अनुसार प्रबंध उद्देश्यपूर्ण है, यह कुछ उपलब्धियों को प्राप्त करने के लिए किया जाता है। कुंटस एवं डोनेल के अनुसार स्पष्ट उद्देश्य के बिना प्रबंध करना एक अव्यवस्थित एवं अल्टप्पू कार्य होता है। उद्देश्यों द्वारा प्रबंध से तात्पर्य प्रबंध के कार्यों के उद्देश्य अभिमुखी होने से, अतः प्रबंध के कार्य उद्देश्य के अनुसार होना चाहिए। उद्देश्यों द्वारा प्रबंध एक ऐसी प्रक्रिया प्रणाली है, जिसमें सभी श्रेणी के प्रबंधक तथा अधीनस्थ मिलकर संयुक्त रूप से, संस्थागत रूप से विभागीय व्यक्तिगत उद्देश्य का निर्धारण करते हैं। उसके पश्चात उनकी प्राप्ति हेतु प्रबंध की क्रियाओं का संचालन करते हैं। उद्देश्यानुसार प्रबंध संगठन के प्रत्येक स्तर पर संयुक्त रूप से उद्देश्यों, लक्ष्यों, दायित्वों का निर्धारण करने, प्रभावी कार्य नियोजन करने तथा लक्ष्य प्राप्ति के लिए कार्य के निष्पादन एक व्यवस्थित तकनीक है। एनिनी राया के अनुसार यह प्रबंध का परिणाम अभिमुखी दर्शन है, जो उपलब्धि तथा परिणामों पर बल देता है। आर्यन उरीस के अनुसार मूलतः उद्देश्यों द्वारा प्रबंध एक सरल अवधारणा है। ये वांछित परिणामों से निर्देशित अथवा पथ प्रदर्शित कार्य निष्पादन एवं उपलब्धि है। कास्ट एवं रोजेंस गैप के अनुसार व्यक्ति एवं समूह लक्ष्यों को व्यापक संगठनात्मक लक्ष्यों के साथ एकीकृत करने के अनेक दृष्टिकोणों में से उद्देश्यों द्वारा प्रबंध एक सर्वाधिक विस्तृत दृष्टिकोण है। उद्देश्यों द्वारा प्रबंध लक्ष्य निर्धारण प्रक्रिया में प्रबंध के सभी स्तरों को सम्मिलित करके इस प्रकार की संरचना का प्रयास करता है। इन कार्यक्रमों में प्रत्येक प्रबंधक लक्ष्य स्थापित करने तथा प्राप्ति हेतु विशिष्ट कार्य योजनाएं तैयार करने में अपने अधीनस्थों के साथ कार्य करता है। उद्देश्यों द्वारा प्रबंध की प्रकृति या विशेषता। उद्देश्यों द्वारा प्रबंध की प्रकृति या विशेषताएं। उद्देश्यों द्वारा प्रबंध कार्यात्मक अवधारणा है। उद्देश्यों पर जोर देती है, न कि उनके क्रियान्वयन पर। सहभागिता के विचार पर आधारित है। परिणामोन्मुखी विचारधारा है। उद्देश्यों द्वारा प्रबंध के लाभ: संस्था को लाभ, उच्च प्रबंधकों को लाभ, अधीनस्थों को लाभ।
संस्था को लाभ है। श्रेष्ठ प्रबंधन में सहायक, श्रेष्ठ नियोजन में सहायक, संगठन की भूमिका, संरचना, सत्तादायित्व, कार्य आदि में स्पष्ट हेतु सहायक, प्रभावी नियंत्रण में सहायक। उच्च प्रबंधकों को लाभ, अधीनस्थों को अभिप्रेरित आसानी से किया जा सकता है। विभागों व कर्मचारियों के समन्वय में सहायक, अधीनस्थों के कार्य मूल्यांकन में सहायक। अधीनस्थों या कर्मचारियों को लाभ, कर्मचारियों के कार्य में संतुष्टि तथा निराशा से समाप्ति होती है। अधीनस्थ अधिक कार्य के लिए प्रेरित होते हैं, कर्मचारियों को अपने लक्ष्य का ज्ञान होता है। तो उद्देश्यों द्वारा प्रबंध की सीमाएं, अपवाद द्वारा प्रबंध, तो मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन। देखो अपवाद द्वारा प्रबंध में क्या होता है कि श्रेय किसको जाता है, इसमें श्रेय एफ.डब्ल्यू. टेलर, ठीक है, फ्रेडरिक विंस्लो टेलर, एफ.डब्ल्यू. टेलर को जाता है श्रेय। उच्च प्रबंधकों का ध्यान केवल उन परिस्थितियों मामलों की ओर आकृष्ट किया जाना चाहिए जो कि अपवाद स्वरूप उत्पन्न हो रहे हैं। उच्च प्रबंधकों के समक्ष केवल वही जानकारी प्रस्तुत करनी चाहिए जिसकी उन्हें जरूरत हो। उच्च प्रबंधकों का ध्यान विशिष्ट समस्याओं तथा परिस्थितियों में ही होना चाहिए। रेमंड मैकलीपोर्ड के अनुसार अधिकांश प्रबंधकों के पास इतने ज़्यादा उत्तरदायित्व होते हैं कि वे सभी मामलों पर उचित ध्यान नहीं देना अव्यवहारिक या कठिन पाते हैं। प्रबंधकों को चाहिए कि वे अपना ध्यान अत्यंत अच्छे तथा अत्यंत बुरे निष्पादन पर ही केंद्रित करें। स्टार के अनुसार जब कार्यक्रम सही चल रहा होता है तो वहाँ प्रबंधक कार्य नहीं करता। जब समस्या अवरोध महत्वपूर्णता उत्पन्न होता है और वह अपने विवेक का प्रयोग करता है। इस प्रक्रिया को अपवाद द्वारा प्रबंध कहा जाता है। लेस्टर तथा विटेल के अनुसार मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन पहचान व संचार की प्रणाली जो प्रबंधकों को उस समय संकेत देती है जबकि ध्यानाकर्षण जरूरी होता है। इसके विपरीत ये प्रणाली उस समय तक शांत रहती है जब तक प्रबंधक का ध्यान आकर्षण करना जरूरी नहीं हो। अपवाद द्वारा प्रबंध का महत्व, व्यक्तिगत समय की बचत, जटिल समस्याएं व मामले उच्चाधिकारियों के ध्यान से नहीं बच पाते। समय बचत के फलस्वरूप नए अवसरों को पहचानने में सहायक, ठीक है। अभद्र प्रबंध की सीमाएं, अपवाद और प्रबंध की सीमाएं व्यक्तिगत विचारों को बढ़ाती है। तकनीकी अपवादों की प्रस्तुति के अभाव में सब कार्य ठीक प्रकार से हो रहे हैं मानकर चलती है। इससे प्रबंध को झूठी सुरक्षा प्राप्त होती है। यह तकनीक मानवीय व्यवहार की माप ठीक तरह से नहीं करती है। यह व्यापक अवलोकन एवं रिपोर्टिंग रखती है जो संभव है। यह प्राय अविश्वसनीय अपसमों पर आधारित है। इसमें समय व धन अधिक खर्च होता है। जोखिम प्रबंध के अंतर्गत जोखिम की पहचान, मूल्यांकन एवं प्राथमिकरण के साथ साथ संसाधनों का समन्वित तथा आर्थिक प्रयोग कर दुर्भाग्यपूर्ण घटनाओं की संभाव्यता अथवा प्रभाव को न्यूनतम करना व नियंत्रित करना शामिल है। जोखिम प्रबंध के तहत एक ऐसी प्रक्रिया अपनाई जाती है जिससे सबसे बड़ी हानि या उसके प्रभाव और हानि होने के सबसे संभावना वाले जोखिमों को पहले ही नियंत्रित कर लेता है। परियोजना में जोखिम प्रबंध परियोजना पर होने वाले संभावित प्रभाव की पहचान, विश्लेषण और उपचार में सहायता प्रदान करता है। जोखिम प्रबंध के अंतर्गत हानियों को स्वीकार करने का अधिकतम स्तर तय कर लिया जाता है। टेडबे कमीशन के प्रयोजन संगठनों की समिति के अनुसार जोखिम प्रबंधन एक प्रक्रिया है जिसे निदेशक मंडल, प्रबंधन और अन्य कर्मियों द्वारा किया जाता है जो रणनीति सेटिंग में और कंपनी में संभावित घटनाओं की पहचान करने के लिए डिजाइन किया गया है जो इकाई को प्रभावित कर सकते हैं और इकाई के उद्देश्यों की प्राप्ति के संबंध में पर्याप्त आत्मविश्वास प्रदान करने के लिए जोखिम का प्रबंधन करता है। ब्राह्मणत्यों के अनुसार जोखिम प्रबंधन वैकल्पिक जोखिम की पहचान करने, मापने और विकसित करने में एक संरचित और व्यवस्थित प्रक्रिया है। डॉरमैन के अनुसार जोखिम प्रबंधन का अर्थ किसी नुकसान के संपर्क को समझने के प्रयास में एक तार्किक प्रक्रिया है। डॉक्टर पी.के. गुप्ता के अनुसार जोखिम प्रबंधन जोखिम के विशिष्ट क्षेत्रों को परिभाषित करने, एक व्यापक योजना विकसित करने, योजना को एकीकृत करने और चल रहे मूल्यांकन का संचालन करने की एक एकीकृत प्रक्रिया है। व्यू रचनात्मक प्रबंध, तो व्यू रचनात्मक प्रबंध स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, ग्रीक स्ट्रेटेजियो से उत्पन्न हुआ है जो सेना के जनरल द्वारा अपनाए नए सैन्य बल के वास्तविक रणनीति से संबंध रखता है। रॉबर्ट अल्बानीज के अनुसार व्यू रचना एक प्रकार की, ठीक है, अब व्यू रचना रिस्क मैनेजमेंट हो गया ना। रॉबर्ट अल्बानीज के अनुसार व्यू रचना एक प्रकार की योजना है जो किसी संस्था को दिशा संबंधी संकेत प्रदान करती है। स्टोकर एवं फ्रीमैन के अनुसार व्यू रचना प्रबंध की एक ऐसी प्रक्रिया है जो संगठन को व्यू रचना, नियोजन एवं उन योजनाओं पर कार्रवाई करने हेतु बाह्य करती है। जांच व गुलिक के अनुसार व्यू रचना प्रबंध निर्णय व कार्यवाही का एक प्रवाह है जो निगमीय उद्देश्यों की प्राप्ति में सहायता हेतु प्रभावी व्यू रचना के विकास का मार्ग प्रशस्त करता है। व्यू रचनात्मक प्रबंध प्रक्रिया का वह पथ है जिसके अंतर्गत व्यू रचनाकर्ता उद्देश्यों का निर्धारण करता है, व्यू रचनात्मक निर्णय लेता है। प्रोफेसर हेनरी
मिस्टर बर्ग के अनुसार व्यू रचना निर्णयों के स्रोत को कार्य रूप प्रदान करने की एक विधि है। एंथोनी, व्यू रचना संगठन के उद्देश्यों के निर्धारण, परिवर्तन में प्राप्ति हेतु प्रयोग किए जाने वाले संसाधनों को प्राप्त करने विनियोजित करने का निर्णय लेने की प्रक्रिया का परिणाम होती है। अल्फ्रेड डी चांडलर, व्यू रचना में उपक्रम के मौलिक दीर्घकालिक उद्देश्यों तथा लक्ष्यों का निर्धारण होता है तथा इन उद्देश्यों को प्राप्त करने तो संसाधनों का आवंटन करने तथा समुचित कार्रवाई करने में लगाया जाता है। व्यू रचना की विशेषता, ठीक है। व्यू रचना संस्था के प्रबंध वर्ग हेतु एक अभिगम की बात होती है। व्यू रचना आंतरिक तथा बाह्य वातावरण को जोड़ने का कार्य करती है। व्यू रचना को भविष्य के बारे में पूर्वानुमान करके तैयार किया जाता है। व्यू रचना भविष्योन्मुखी प्रकृति की होती है तथा भविष्य की अनिश्चितता होने के कारण व्यू रचनाओं में अनिश्चितता पाई जाती है। परिवर्तनों का प्रतिरोध, रेसिस्टेंस टू चेंज, ठीक है। परिवर्तनों के विरोध के लिए संगठन द्वारा परिवर्तन प्रबंध की नीति अपनाई जाती है। परिवर्तन के प्रतिरोध के प्रकार, तार्किक प्रतिरोध और सामाजिक प्रतिरोध। तार्किक, सामाजिक और मनोवैज्ञानिक। तार्किक विरोध, जब लोग वास्तव में परिवर्तन को अनुकूल होने तथा स्वयं करने के लिए तैयार होते हैं। तार्किक विरोध, जब लोग वास्तव में परिवर्तन को अनुकूल होने तथा स्वयं करने के लिए तैयार होते हैं। उदाहरण के लिए टॉकीज के आगमन पर फिल्म निर्माणकर्ताओं को मूल फिल्मों से टॉकीज से बदलाव की तकनीकों को बदलना पड़ा। मनोवैज्ञानिक प्रतिरोध, मानसिक तथा मनोवैज्ञानिक घटकों के कारण होते हैं। प्रबंधन के लिए घृणा, परिवर्तनों के प्रति असहिष्णुता जैसे अन्य मानसिक कारक शामिल होते हैं। सामाजिक, समूह के सामान्य मूल्यों, धारणाओं और रीति रिवाजों से संबंधित होते हैं। एक श्रमिक परिवर्तन को अपनाना चाहता है परंतु श्रमिक संघ के कारण वह परिवर्तन का प्रतिरोध करता है। टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट, समग्र गुणवत्ता प्रबंधन। उद्देश्य उपभोक्ता को निरंतर संतुष्टि प्रदान करना होता है। टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट तकनीक किस पर केंद्रित होते हैं? तो टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट किस पर केंद्रित होती है? उपभोक्ता पर। टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट एक ऐसी धारणा है जिसमें तकनीक उपकरण प्रशिक्षण का एकीकरण करके गुणवत्ता को बढ़ाया जाता है जिससे अधिक से अधिक उपभोक्ता संतुष्टि प्राप्त किया जा सके। गुणवत्ता उद्देश्य हेतु प्रबंध का कौन सा स्तर उत्तरदायी है? तो गुणवत्ता उद्देश्य हेतु उच्च स्तर, संगठन में उत्पाद की गुणवत्ता के लिए उद्देश्य स्तर द्वारा तैयार किया जाता है। उच्च स्तर द्वारा तैयार किया जाता है। उद्देश्य हेतु प्रबंध तो उच्च स्तर। आर्थिक विकास को प्राप्त करने के लिए अपरिहार्य कारक है तनाव। इसलिए संगठन को परिवर्तन का विरोध करने के बजाय उन्हें न्यूनतम परेशानी के साथ लागू करने का प्रयास करना चाहिए। उद्देश्यों द्वारा प्रबंध पीटर एफ ड्रकर द्वारा कब सुझाया गया? तो उद्देश्यों द्वारा प्रबंध पीटर एफ ड्रकर 1954। 20वीं शताब्दी में प्रबंध की अनेक नवीन अवधारणा का विकास हुआ जिसमें से उद्देश्य द्वारा प्रबंध एक है। 1954 में ड्रकर ने इस विचारधारा का प्रतिपादन किया था जिसे बाद में प्रोफेसर स्लेयर ने परिणामों द्वारा प्रबंध नाम प्रस्तुत किया। उद्देश्यों द्वारा प्रबंध एक ऐसी प्रक्रिया प्रणाली है जिसमें सभी श्रेणी के प्रबंधक तथा अधीनस्थ मिलकर संयुक्त रूप से, संस्थागत रूप से, विभागीय व्यक्तिगत रूप से उद्देश्य का निर्धारण करते हैं। उसके पश्चात उनकी प्राप्ति हेतु प्रबंधकीय क्रियाओं का संचालन करते हैं। किस तकनीक के तहत शीर्ष प्रबंधन का ध्यान केवल आपात स्थिति में लगाया जाता है? मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन, अपवाद द्वारा प्रबंध तो मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन। एफ.डब्ल्यू. टेलर, ठीक है। फ्रेडरिक विंस्लो टेलर, अपवाद द्वारा प्रबंध की एक तकनीक है। नियंत्रण, अपवाद द्वारा प्रबंध नियंत्रण की एक तकनीक है। इस तकनीक का श्रेय वैज्ञानिक एफ.डब्ल्यू. टेलर को जाता है। अपवाद द्वारा प्रबंध एक ऐसी प्रणाली जो ये कहती है कि उच्च प्रबंधकों के समक्ष केवल वही जानकारी प्रस्तुत करनी चाहिए जिसकी उन्हें ज़रूरत है, फालतू उन्हें परेशान नहीं करना है। जोखिम प्रबंधन का अर्थ किसी नुकसान के संपर्क को समझने के प्रयास में एक तार्किक प्रक्रिया। ये किसने कहा? जोखिम प्रबंधन का अर्थ किसी नुकसान के संपर्क को समझने के प्रयास में एक तार्किक प्रक्रिया, ये किसने कहा? तो डॉरमैन के अनुसार जोखिम प्रबंधन का अर्थ किसी नुकसान के संपर्क को समझने के प्रयास में एक तार्किक प्रक्रिया है। बामंत्यो के अनुसार जोखिम प्रबंधन वैकल्पिक जोखिम की पहचान करने, मापने और विकसित करने में एक संरचित और व्यवस्थित प्रक्रिया है। अपवाद द्वारा प्रबंध मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन तकनीक का श्रेय किस वैज्ञानिक को जाता था? तो प्रोफेसर स्लेयर, ठीक है। मेयर्स के अनुसार किसी वस्तु की मांग उन मात्राओं की तालिका होती है जिन्हें उपभोक्ता किसी समय विशेष पर सभी संभावित कीमतों पर
खरीदने को तत्पर होता है। प्रोफेसर बेनहम के अनुसार किसी वस्तु की दी गई कीमत पर वस्तु की मांग वस्तु की वह मात्रा है जो उस कीमत पर एक निश्चित समय में खरीदी जाती है। किसी भी वस्तु, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अच्छा चलिए अभी इसके लिए बस इतना ही। ये नेक्स्ट टॉपिक चालू हो गया, मांग और मांग का पूर्वानुमान, तो अगले नेक्स्ट टॉपिक में करेंगे। तब तक ले दीजिए ज़्यादा। धन्यवाद। थैंक यू सो मच। थैंक्स फॉर बीइंग कंटिन्यू विद मी। बाय बाय।